सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नॉन फाइलर्स अब होशियार हो जाएं क्योंकि अब हुकूमत ने टैक्स ना देने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की पूरी तैयारी कर ली है। नॉन फाइलर्स ना सिर्फ 800 सीसी से ज़ायद गाड़ियां खरीद सकेंगे और ना ही बैंक अकाउंट्स अब खुलवा सकेंगे। नेशनल असम्बली में टैक्स लॉ तरमीमी बिल पेश कर दिया गया, जिसके मुताबिक नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं वो ख़रीदने पर अब पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स ना ही मखसूस हद से ज़्यादा जायदादें खरीद सकेंगे और ना ही बैंक अकाउंट अब ओपन कर सकेंगे। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज़ किए जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी और कारोबार हुकूमत सील करने की मुजाज़ होगी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल के मुताबिक बैंक्स और FBR के दरमियान हाई रिस्क अफराद से मुतालिक बैंकिंग और टैक्स मालूमात के तबादले की इजाज़त भी दी गई है। FBR अब इनकम टैक्स रिटर्न्स का डेटा बैंक्स के साथ शेयर करेगा ताकि उसे बैंकों के पास मौजूद डेटा से कंपेयर किया जा सके। FBR जिन नॉन फाइलर्स की लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट्स भी फ्रीज़ कर दिए जाएंगे। अब ये सारी सूरत हाल हमारे सामने बड़े सख्त किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट। टैक्स नेट बढ़ाना, जनाब, जैसे कि IMF ने कहा है कि बढ़ाया जाए, उसको जो बेस है टैक्स बेस उसको वसी किया जाए, ब्रॉडन किया जाए। अब हुकूमत कामयाब किस हद तक हो पाएगी और इन इकदामात के जो असरात हैं वो किस हद तक हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव है या नहीं है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो नॉन फाइलर्स हैं वो फाइलर होने से इतना घबराते क्यों हैं बेसिकली, क्योंकि हम जब भी किसी टैक्स एक्सपर्ट से या किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं इस हवाले से तो वो यही कहते हैं कि इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो फिर क्या कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है? आज ये जानने की भी कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें हुकूमत किस हद तक कामयाब हो पाएगी और अब जो FBR है वो कितना एक्टिवली इन हवाले से काम कर रहा है। एहतशामुल हक साहब हैं, ज़िशान मर्चेंट साहब टैक्स एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। ज़िशान साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं, ये जो अब नए इकदाम करने जा रही है हुकूमत, किस तरह से देख रहे हैं, इसके असरात होंगे, किस हद तक बेहतरी आएगी? और साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि इन इकदामात को संजीदगी से लिया जाएगा, चूँकि ये कहा जा रहा है कि बड़ी सख्त किस्म के इकदामात हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं मसला आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आग की तरह ये अमेंडमेंट्स जो प्रपोज्ड आई हैं वो फैली हुई हैं और हर जगह पे जो है इस पे डिस्कशन हो रहा है। अगर इसको एक ओवरऑल व्यू देखा जाए पॉजिटिव एंगल से तो ये जो है डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए नज़र आता है। ये उन लोगों को सेल्स टैक्स के बेस को बढ़ाने में मदद करेगा कि जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है या वो किसी भी वजह से सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं हो रहे। ये एम तो यही है कि इससे सेल्स टैक्स के जो टैक्स पेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। आपको एक कंपैरिजन दे देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स के फाइलर्स हैं वो अराउंड जो है वो 60 लाख के करीब हैं और अगर सेल्स टैक्स देखा जाए तो 3.5 लाख या 4 लाख के करीब सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है। तो इसमें एक तो बहुत बड़ा एक गैप है और गवर्नमेंट ने बहुत सारी मुख्तलिफ अदवार में बहुत कोशिश की कि लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो जाएं। आपने जैसे अभी अपने इब्तिदाइये में कहा कि क्या मसाइल हैं या क्यों रजिस्टर नहीं होने चाहते, तो एक खौफ होता है कि जिसकी वजह से जो है वो इस सिस्टम से थोड़ा सा आने से डरते हैं या नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें ये होता है कि जैसे ही वो सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर कराएंगे तो पिछले कई सालों की उनकी जो है वो ऑडिट खुल जाएंगे या पिछले कई सालों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। और आगे भी जो चूंकि इनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम, आपने इस अगर बिल को देखा हो तो इसमें डिक्लेयर्ड सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और FBR या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब ये चाहती है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो अपनी इस्तेताद से एक आदमी ज़्यादा करता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए, ताकि अगर वो सिस्टम में नहीं है तो सिस्टम में ना सिर्फ अपने आप को रजिस्टर कराए बल्कि जो है प्रॉपर टैक्स भी दे। इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी ये अभी तो एक बिल स्टेज पे है, जब इस पे डिबेट होगी तो क्या इसका फाइनल आउटकम आएगा उसके बाद जो है इसको देखा जाएगा। लेकिन हमने हिस्ट्री में ये देखा है और पास्ट में ये एक्सपीरियंस किया है कि जब इस टाइप के डिफ़िकल्ट
लॉज लाए जाते हैं तो इस पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है कोई एक मिडवे तलाश करती है। मैं समझता हूं कि अभी ये इनिशियल स्टेजेस हैं, इसमें थोड़ा सा जो है पब्लिक से या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जरूर इसको डिस्कस करना चाहिए और फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से शायद बेहतर नताइज आ सकते हैं। करेक्ट, इनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। इत्तेशामुल हक साहब, ये जो भी खान साहब भी बात कर रहे थे, खौफ जो है कि पुराना रिकॉर्ड ना खुल जाए, ऑडिट ना हो जाए उस पर, इसको हुकूमत वक्त किस तरह से बेहतर कर सकती है? कैसे कुछ रिलीफ या कुछ ऐसा वही मिडवे निकाला जा सकता है कि जिससे लोग इस खौफ से बाहर आएँ और हम फायरर्स की जाने भी जाएँ और टैक्स नेट भी हमारा ब्रॉड हो? हाँ ना, ये बड़ा अहम नुक्ता है। इस पे मैं अभी बात करूँगा कि जी इसका क्या तरीका होना चाहिए कि लोगों में एतमाद बढ़े और लोग अपने तौर पे ख़ुद वॉलंटियर करें और टैक्स पे करें। और उसकी क्या वजूहत हैं, कुछ तो ज़िशान हमें बता चुके हैं, एक दो चीज़ें और मैं आपको बता दूंगा। देखें, पहली तो बात है जो अच्छे पहलू हैं इसके वो डिस्कस होने चाहिए। देखें, एक मुद्दत से पाकिस्तान के अंदर हम मजाक बन गए हैं, फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, हम इस बात से नहीं बाहर निकल रहे। तो ये इस लिहाज से तो मेरा ख्याल है ये जो बड़ी स्वीपिंग पावर्स FBI की अथॉरिटीज़ दी गई हैं तो मेरा ख्याल है बड़ी हद तक ठीक भी हैं। इनका मिसयूज़ तो नहीं होगा, वो आगे चल के मैं बात करूँगा। उसके बाद ये जो इलेक्शन, ये जो कमिश्नर के पास जाएंगे केसेस, जो लोग जिनके ऑडिट होंगे, उसके बाद उनके पास अपीलों का हक जाएगा कमिश्नर के पास, वो किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। माजी मुझे अच्छी तरह याद है कि फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस के लोग कमिश्नर को कहते हैं इसको छोड़ दें, इसको बांध दें, इसको रख दें। ये क्या काम होगा, ये देखने वाली बात है। देखिए, हम ना जो चीज़ इस वक्त समझने वाली है, मेरा ख्याल है वो निशान भी इस पर बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के 7 लाख जो आइडेंटिफाई हुए हैं, 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनका टैक्स देने का पोटेंशियल 2 खरब से ज़्यादा का है जी। ठीक है ना, ये उनके सारे मामला देखने के बाद ये तैयारी की गई है। उन 7 लाख लोगों में से 2,30,000 लोग जो है ना आमना वो रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की, और उनमें 4,70,000 लोग जो है ना वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। तो ये 4.25 लाख लोग, जो 1% है पाकिस्तान की आबादी का, जो इतलात ये हैं, वो टैक्स नहीं पे करते और नतीजतन यह है कि हमारी सफरिंग बढ़ती चली जाती है। अब एक तरफ तो यह है कि FBI अपनी पावर को क्या मिसयूज़ करेगा। वो जो करप्शन लीकेजेस वहाँ पे शुरू होती है, 75 सालों में 76 सालों में हमने देखा है कि हर तरह का एक्ट, हर तरह की बात जो है ना वो उसको नाकामी का मुंह देखना पड़ा कि FBI के लोग खुद ही रास्ता बताते हैं और एक लॉ लाने के बाद वो कहेंगे इस तरह कर लें, इस तरह कर लें और हमें इतने पैसे देना, हम आपकी जान छोड़ देंगे। तो मेरा ख्याल है अब देखें ना, कुछ चीज़ों पे तो हुकूमत भी हाथ उठा रही है कि हमसे नहीं हो रहा। जैसे मैं कल देख रहा था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जी एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा, महंगाई इतना प्रेशर आया कि महंगाई कम नहीं हो रही। वो कहते हैं इसकी 2 वजूहत उन्होंने बताई। एक तो कहा कि चिकन जो कम नहीं हो रहा कीमत, और दालें, वो कहते हैं कि जो मिडल मैन है ना, आड़ती, उसका इंस्टीट्यूशन जो है ना कर नहीं दे रहा। तो एक आप थे मेरे तक जो महंगाई ख़त्म नहीं होती, वो आड़ती का इंस्टीट्यूशन कम ख़त्म होगा। हुकूमत क्या नॉवल्टी, क्या इसके लिए ऐसे मैयर तय करेगी कि इनकी जान छुटी जाए और आम आदमी को रिलीफ मिले। एक दूसरी बात है, हमने देखे ना, अब बुनियादी तौर पे तो ये वो चीज़ें हमें ख़ुद करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की हुकूमतों को काम करना चाहिए, लेकिन माज़रत के साथ ये काम IMF के कहने पर हो रहा है। और हमेशा ज़िशान एग्री करेंगे कि जब भी आमना कहते हैं कि 2.5% से ज़्यादा आपका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल आता है ना, उस वक्त IMF मुतहर्रिक हो जाता है। वो कहते हैं जी नथिंग डूइंग, अब आप नए मेजर लें। अभी आप देख लें, पिछले दिनों कितना शोर हो रहा था कि जी मिनी बजट आ रहा है, वो शुक्र है वो नहीं आया, लेकिन हुकूमत को अब ये करना पड़ रहा है। लोग कहते हैं 25 करोड़ की आबादी में 90 लाख टोटल टैक्स पेयर हैं, उनमें से भी आधे वे नील फाइल करते हैं। क्यों? तो मेरा ख्याल है ये तो वक्त आ गया, ये जो सारे मैयर ना बहुत अच्छी तरह लिए गए हैं। पहली दफ़ा ये भी हुआ कि FBI जो लिस्ट बना के भेजेगा, बैंकों को देगा कि ये लोग हैं जिनके बारे में बताया जाए। इससे पहले कभी नहीं होता था। हमना बैंकों की सिक्रेसी इतनी ज़्यादा थी, वो कहते थे भाई हमारा तो अरबों रुपए का काम है, हम लोगों के अगर आपको दे देंगे डिटेल तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है कि जो लोग टैक्स नहीं पे करते उनके पीछे जाया जाए। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि FBI खुद ये कह रहा है, अभी रिसेंटली हालिया 2 दिन पहले स्टेटमेंट उनकी देखें आप, वो ये कह रहे हैं कि जी आपका जो सैलरीड तबका है सबसे ज़्यादा टैक्स वही पे कर रहा है, आपकी अशराफिया अब भी टैक्स पे नहीं कर रही। इसमें किसकी नेग्लिजेंस है? एक तो यहाँ पर किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। दूसरी चीज़ ये, फिर हम एक ये चीज़ भी देखते हैं कि कुछ लोग अपने एसेट्स या अपनी इनकम कम शो करवाते हैं ताकि उनको टैक्स भी उस लिहाज से कम पे किया जाए। उसके लिए क्या मैकेनिज़्म हमें तैयार करना पड़ेगा ताकि शफाफियत पैदा हो इसमें?
देखिए प्रॉब्लम ये है, मैं पहले बात ये करूंगा कि जो इस वक्त सिस्टम में लोग हैं जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनका डिलेमा क्या है। उनका डिलेमा ये है कि इस वक्त एक इंडिविजुअल जो है बिजनेसमैन, वो अगर महीने का 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है अगर, तो उसको 50% टैक्स देना पड़ेगा। वो ये कहता है कि मैं अगर साल का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं और मैं 50 लाख रुपए टैक्स दे दूंगा उस पर, तो मेरे पास टेक होम तो आधा हो गया। exactly. मैं तो 5 लाख रुपए पे आ गया ऑटोमेटिकली, तो मैं ये टैक्स क्यों दूं? आपका हाई टैक्स रेट्स जो है वो लोअर इनकम डिक्लेरेशन का सबसे बड़ा रूट कॉज है। और फिर उसके बाद जब वो रिटर्न फाइल कर देता है तो हर साल उसकी मॉनिटरिंग होती है, हर दूसरे साल या हर साल उसका ऑडिट होता है, हर साल उससे एडवांस टैक्स मांगा जाता है। तो वो तो सिस्टम में आने के बाद उसकी तो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। और वो यानी मैं हमेशा से हर प्रोग्राम में तकरीबन मैं कह चुका हूँ कि टैक्स पेयर तो गन्ने की मशीन में पिसता चला जाता है गन्ने की तरह, और वो जूस निकलता चला जाता है। और वो लोग जो इस वक्त सिस्टम से बाहर हैं वो मजे करते हैं, ना उनका ऑडिट होता है, ना उनको पेनल्टियां लगती हैं, ना उनका डिफॉल्ट सरचार्ज उनको लगता है, ना उनके बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो अब ये जो इक़दाम लाने की जो एक तजवीज़ है कि उनके बैंक अकाउंटों को फ्रीज कर दिया जाएगा, या ये पावर होगा FBR के पास, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, कि वो बैंक को डायरेक्शन दें कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दें या उनकी ट्रांजैक्शन को लिमिट कर दें। यानी फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे अगर वो पहले लाख रुपए निकाल सकते थे तो अब उनको 10,000 रुपए कर दें। ये एक अच्छा स्टेप है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। इससे वो लोग जो सिस्टम से बाहर हैं वो रजिस्ट्रेशन की तरफ फोर्स्ड होंगे। सिस्टम से बाहर, जैसे अभी आपने कहा आरती सिस्टम से बाहर है, तो ये या तो इस वक्त रजिस्टर्ड वो लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं या सैलरीड क्लास हैं। सैलरीड क्लास का मैं आपको एक छोटा सा डिलेमा बताता हूँ कि सैलरीड क्लास ने पिछले साल 360 बिलियन से ज्यादा टैक्स दिया था, जबकि आपके एक्सपोर्टर्स ने कोई 80 बिलियन टैक्स दिया था। ये डिलेमा है सैलरीड क्लास का। ये डिलेमा उनका इसलिए है कि वो उनकी तनख्वाहों पे से टैक्स कट के मिल जाता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिस्टम में आने से लोग घबराते यूं भी हैं कि अगर उनका छोटा सा रिफंड मिल जाए, आ जाए, यानी क्रिएट हो जाए, तो रिफंड लेने के लिए मुसीबत पड़ जाती है। तो 2 वे स्ट्रीट है, FBR को भी ठीक होना होगा और टैक्स पेयर को भी ठीक होना होगा। वन लाइनर आपसे जाते जाते, ये नॉन फाइलर्स के लिए सर्वाइवल इस वक्त कितना मुश्किल हो जाएगा इसके बाद? अगर ये इम्प्लीमेंट इस तरीके से हो गया तो इनिशियली तो प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि आप प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर कर सकेंगे, आप 800 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे, आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। तो परेशानी तो होगी। अगर इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो यकीनन वो सेक्टर्स जो इस वक्त सिस्टम में नहीं है उनको मजबूरन सिस्टम में आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। लेकिन निशान एक चीज बताइए कि आमना, अगर मैं पूछ लूँ, ये जो अगर ये FBR की जो बात हो रही है, आपने जिक्र भी किया डॉक्यूमेंटेशन का, ऑटोमेशन का, आप समझते हैं कि ये करने के बाद जो असल रोना जो है वो टैक्स कलेक्टर का और टैक्स पे करने वाले के दरमियान, वो कहते हैं राब्ता नहीं होना चाहिए? आप नहीं समझते कि ये अगर मामला ख़त्म हो जाए तो करप्शन बड़ी हद तक दूर हो सकती है, सिस्टम अगर ऐसा बना दिया जाए? देखिए, इस सिस्टम पे कई सालों से बात हो रही कि ये सिस्टम बन जाए, लेकिन अगर ये बन भी जाएगा तो आपके जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक जिनका ऑडिट या उनका टैक्सेशन होता है वो मुश्किल होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर आप टैक्स रेट्स को रिड्यूस करेंगे तो बर्डन ऑन दैट टैक्स पेयर कम हो जाएगा, लोग वॉलंटरीली आपके सिस्टम में आएंगे। इस वक्त आप 22% सेल्स टैक्स और 50% इनकम टैक्स पे नहीं चल सकते। ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है। ये रेसिपी डोर्स ओपन करती है करप्शन के लिए, ये डोर्स ओपन करती है अंडर रिपोर्टिंग या टैक्स एवेजन के लिए। तो इन चीजों को कलेक्टिवली देखना पड़ेगा और फिर सिस्टम इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकता है। चलें, थैंक यू सो मच ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ। मुझे एक चीज लगती है, एक ब्रेक लेने ही हमने, ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे पास और स्टोरीज उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से हम देख रहे थे, बड़ी खबरें थी। भारत यहां आने के लिए मान नहीं रहा था पाकिस्तान, और इस हवाले से अब जनाब एक बीच का रास्ता निकाला गया। एक हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान की जानिब से यानी PCB की जानिब से शेयर किया गया था। अब ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि PCB और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इस हाइब्रिड मॉडल पर इत्तफाक हो गया है।
2025 से 2027 तक आईसीसी इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे। इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेंगे। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, जबकि पाकिस्तानी टीम भी अब 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। हाइब्रिड मॉडल का इतलाक 2028 के विमेंस T20 वर्ल्ड कप पर भी होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और एक और न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान कर दिया इस हवाले से भारतीय टीम अपने मैचेस न्यूट्रल खेलेगी। अब ये सारे जो मामलात हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, इसके शेड्यूल का ऐलान भी अब कह रहे हैं कि जल्द ही कर दिया जाएगा। इस पर हमने हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स पीजे मीर साहब, सैयद हैदर साहब को इनवाइट किया है। वेलकम ऑन द शो। मीर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं, ये हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक हो गया है, अब इसको देख किस तरह से रहे हैं आप कि ये मामला जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान पीसीबी क्योंकि आईसीसी का बड़ा इन्फ्लुएंस है, आईसीसी पर जो इंडिया का यानी बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस हमारे सामने है, उसके बाद आईसीसी ने कन्विंस तो कर दिया, लेकिन इससे क्या दोनों ममालिक को ये नहीं देखा जाएगा कि दोनों को ही नुकसान है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर? फ़ायदा तो किसी को नहीं हुआ। नहीं जी, फ़ायदा हिंदुस्तान को भी हुआ है, पाकिस्तान को भी हुआ है। और ये इंडिया ने एक एडवांटेज लिया है क्योंकि हमने बहुत एक्सपेंस कर दिया अपने अपग्रेडेशन ऑफ ग्राउंड्स, और ये बहुत पैसा इस पे लगा है। अब हम भी मजबूर हैं, हमने भी पैसा कहीं से रिकवर करना है। अगर इंडिया नहीं आती है या हम नहीं खेलते हैं एंड ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड कप खराब होता है, तो ये भी एक व्यू पॉइंट था। सो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक हमने 26 तक तो कर लिया है, लेकिन अगर मैं चेयरमैन होता तो मैं तो ना करता, सिंपल इज दैट। लेकिन मजबूरी भी है, एक ज़रूरी भी है, और साथ हमने रिलेशंस भी रखने हैं। लेकिन हिंदुस्तान इन रिलेशंस को एक पॉलिटिकल रंग दे देता है हर जगह जाके। उसने म्यूजिशियंस को दे दिया, हमारे आर्टिस्ट को दे दिया, स्पोर्ट्स को दे दिया, और हर तरीके से इसको एक सियासी रंग देते हैं। चलें, ये हो गया है, लेकिन एक चीज़ अब ये है कि फिर ये वेस्ट इंडीज जो है ये हाइब्रिड के मॉडल के ऊपर फिर ये इंडिया के साथ कहीं और खेलेगी, न्यूजीलैंड कहीं और खेलेगी, इंग्लैंड कहीं और खेलेगी। तो ये तो आधा टूर्नामेंट आपने कर दिया ना। पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान के साथ उससे नहीं खेलना, क्या बाकी मुल्कों के साथ वो बाहर नहीं खेलेंगे? क्योंकि यहाँ तो वो तैयार ही नहीं है खेलने के लिए पाकिस्तान में। सो इसका क्या सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म? हमने इस सोल्यूशन को बड़े गौर से इसको स्टडी करना है और इनसे बात करनी है कि भाई व्हाट यू रियली वांट। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल ये भी स्टबन है, और हमें भी स्टबन होना चाहिए। हमें ठीक है पैसा चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री कैन नॉट, शुड नॉट एंड मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, मैं चाहूंगी हैदर साहब का भी इस पे इनिशियल जो टेक है वो ले लूं, फिर उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। हैदर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसका, ये जो अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी का कर रहे हैं, जो एक हाइब्रिड मॉडल पर अब इत्तेफाक हुआ है, इससे पहले कि ये जो सारा मामला हुआ था एशिया कप का लास्ट ईयर आई रिमेंबर, और उसके बाद हम लोग वहाँ पर एशिया कप के लिए इंडिया नहीं आया, लेकिन हम वर्ल्ड कप खेलने चले गए थे। स्टैंड तो वैसे उसी वक्त ले लेना चाहिए था, लेकिन चलें इस बार पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और भारत को मानना पड़ा। लेकिन अगेन इसमें सारे मामला फिर यही आदत है कि आपकी सोइल पे नहीं आ रही, बाकी टीम्स आ रही हैं, तो भारत अभी भी अपनी मामलात जो हैं वो हम देख रहे हैं कि अपनी जो उसके चॉइसेस हैं या जो उसके मामलात हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, वो मनवा रहा है आईसीसी पे। देखिए, मैं एक बात कहूँ आपको कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, आपको ज़िंदगी के हर शोबे में अपना स्टैंस एक कांस्टेंट रखना होता है। जब आप कांस्टेंट स्टैंस के साथ हर जगह जाते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, आपकी बात भी सुनी जाती है और आपकी बात की कदर भी होती है। लास्ट ईयर 2 साल पहले जब एशिया कप में ज़का अशरफ साहब ने वो एक्सेप्ट किया था, तो उस वक्त नहीं करना चाहिए था। वो एशिया कप नहीं करते, नहीं होने देते, कहते नहीं हम हाइब्रिड मॉडल पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर हमें होस्टिंग मिली है तो फिर पूरे राइट्स हमें मिलना चाहिए और हर तरीके से इंडिया को यहाँ पे आके खेलना। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने एक झुकाव दिखा दिया, अपनी तरफ से लचक दिखा दी, वो दलील बन गई। देखिए, आपकी छोटी सी गलती जो होती है वो हमेशा एक रीज़न बन जाती है, एक दलील बन जाती है कि जब आपने पहले किया तो आज क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बात जो है 2 साल पहले से पता थी सबको। इवन जब ये पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे उस वक्त भी सब ये कह रहे थे, मैंने भी ये कहा था, सबने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन इंडिया ने फिर वहाँ पे क्यों हाँ की पाकिस्तान को होस्टिंग राइट देने की? इसका मतलब है इंडिया ट्रैप कर रहा था। उस वक्त वो समझ रहा था कि टाइम के साथ हम गेन कर लेंगे।
फिर ये यहाँ पे आईसीसी की है सबसे बड़ी हार, यहाँ पे जीता कोई नहीं है, आईसीसी हार गई है। लेकिन अभी रिसेंटली इनकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम वो तो अभी हमने देखा है सियालकोट, मुल्तान, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वेन्यूज पे उन्होंने पाकिस्तान की सोइल पे मैचेस खेले। फिर जो अब आपकी मेन टीम थी क्रिकेट की, सिर्फ उसको लाने में एक कबाहत की जा रही है। प्लेयर्स कन्विंस थे इस मामले में, वो जो आना चाह रहे थे यहाँ पे। देखिए ब्लाइंड टीम हो, विमेंस टीम हो, इनकी कोई हैसियत नहीं हुआ करती है इस वक्त। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ हैसियत है तो आपकी मेंस क्रिकेट की है, आपकी मेंस टीम जो है उसकी हैसियत है। वो मेंस टीम जो है जब वहां पे, अच्छा आईसीसी जो है, मैं फिर वही बात कहूंगा, आईसीसी ने कमजोरी क्यों दिखाई? आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए। जब इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है मत जाए, आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका नहीं आया वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा नहीं आया ठीक है, आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। हाँ यहाँ पे भी यही स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन आईसीसी इतना मजबूर किस्म का इदारा है, मैं उसे दूसरा यूएनओ कहता हूँ कि यूएनओ जितना बेकार इदारा है उतना ही आईसीसी भी बेकार इदारा है। वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिवाय इसके कि छोटी टीमों पे फाइन कर देते हैं, छोटों पे जो कमजोर हैं उन पे ही आप जो है अपना हुक्म चलाते हैं। लेकिन जो बड़ी टीम है उनके साथ आप जो है, इंडिया के साथ आईसीसी को सख्त कदम उठाना चाहिए था, उनको वार्न करना चाहिए था, अगर आप नहीं जाएंगे आपके बगैर हम टूर्नामेंट करा देंगे। जब 6 टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं तो आखिर 7वीं टीम को क्या प्रॉब्लम है? जबकि हर किस्म की सिक्योरिटी भी दी जा रही है, हर किस्म की जमानतें, श्योरिटी, क्या चीज नहीं है उनके अवेलेबल। फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं, आपका एम्बेसी यहाँ पे, आपके मतलब हर चीज आप उनके साथ रिलेशंस आपने रखे हुए। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को क्रिकेट में तनहा करना चाहते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। और मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको कहूं, ये आईसीसी की पूरी कोशिश ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर चले जाए, 100% यहाँ पे एक भी मैच ना हो, सारे मैच जो है कहीं बाहर हो, यानी पाकिस्तान में बिल्कुल भी इवेंट ना हो। तो मैं समझता हूं इस हद तक पाकिस्तान कम से कम जीतने में कामयाब हुआ है कि कुछ मैच भी तो के चेयरमैन जो हैं वो जय शाह साहब है, उन्हीं के हाथों में तो आईसीसी खेल रहा है, उनसे हम क्या उम्मीद करें? जय शाह तो चेयरमैन है, जय शाह अकेले कुछ नहीं करते। जो गवर्निंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें सब मुल्कों के नुमाइंदे हैं, वहां पे आपको फैसला करना पड़ता है, वहां पे आपको इसका मतलब है कि दूसरे मुल्क जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, ये आखिर क्यों खामोश बैठे हैं? ये अगर इनकी खामोशी जो है वो इस बात की दलील है कि वो पाकिस्तान को वो भी तनहा करना चाहते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी क्रिकेट बड़ी, इस वक्त एग्जिस्टेंस हमारा जो है बड़ा मुश्किल हो गया है, लोग हमारे साथ नहीं है, लोग हमारे साथ नहीं चल रहे हैं, और हमें इस मरहले पे जो कुछ मिल रहा है ये भी गनीमत है। जैसे मीर साहब ने कहा कि इतना पैसा खर्च कर दिया है वो वापस भी तो लाना है हमें। बिल्कुल मीर साहब, एक तो वैसे हमारी जो क्रिकेट टीम, अभी जो हमारी मेंस क्रिकेट टीम है उसके हालात तो हमारे सामने ही हैं, जो मामला जब से चल रहे हैं पिछले साल से लेके अब तक, और जो जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब को भी हदफ़े तनकीद बनाया जाता है इस मामले को लेकर कि जी उनके होते हुए उनके टेन्योर में ख़ास तौर पे बड़े ही मामला ख़राब है। उसके बाद फिर हमें एक ये वाला मामला भी है। तो अब ये वाला इवेंट अगर गुजर जाता है उसके बाद आपको लगता है कि कुछ चांसेस हैं पाकिस्तान कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी की जानिब जाएगा, या कुछ इस तरह की बातचीत होगी इंडिया से ताकि कुछ बेहतर बना सके सिचुएशन को? हमारे दरवाजे हमेशा खुले। एक दफ़ा ये 2011 का वर्ल्ड कप था, हाँ जी, तो उसमें मनमोहन सिंह साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को इनवाइट किया मोहाली। तो हम गए, सुबह गए इस्लामाबाद से और शाम को हम मैच के बाद वापस आ गए जब पाकिस्तान हार गया था। एंड दैट वाज अ ग्रेट एटमॉस्फेयर। वज़ीर आज़म थे, सोनिया गांधी, बाकी इनके चीफ मिनिस्टर्स सब आए हुए थे, हमारा भी डेलीगेशन अच्छा था, और इट वाज अ गुड आप कह लो कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट। बड़ी अच्छी बातें हुई, हर चीज़ अच्छा हुआ। तो अगर उस वक्त हो सकता था तो अब आपकी क्या चेंज हो गया, मुझे बता दें आप। 2011 से अब क्या चेंज हो गया? द क्वेश्चन इज कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इस वक्त, इट इज टोटली एंटी मुस्लिम्स, एंटी पाकिस्तान, और इनके जो अब जो कारनामे हैं मैं आपको बताता हूँ। जिनीवा में इन्होंने लड़के खड़े किए हुए जो कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बार, जहाँ वो टूटी हुई कुर्सी लगी हुई है जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस के बाहर, वहाँ। और हैदर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक टुटलेस इदारा है, इसकी कोई वक़्त है नहीं है। और ये देखो कि ये कश्मीर में क्या अलाउ करते हैं, क्या नहीं करते। उसके बाद इनके जो इंडिजिनस बॉडीज हैं, ये आप बाकी जितने भी ले लो, उनके साथ ये क्या करते हैं, वहाँ कोई बात नहीं है। सिर्फ इनको पाकिस्तान, और पाकिस्तान में तो सब हम आपको वेलकम करते हैं। हमने तो जब मैं खेलता था, इंडियन प्लेयर्स आते थे वहाँ इंग्लैंड में, और काउंटी, क्लब क्रिकेट, लीग क्रिकेट, सब हम इकट्ठे खेलते थे, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। इकट्ठे खाना खाना, इकट्ठे ये करना। ये दूरियां कौन कर रहा है? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट।
आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडियन प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इनको उन्होंने बड़ा बांध के रखा हुआ है, और ये एक अफसोसनाक एक सवाल सियासी हो जाएगा आपसे, जो कि आप सियासी तबसरा भी करते हैं मीर साहब। पीएमएलएन की जब गवर्नमेंट आती है, हम देखते हैं कि वो इस चीज़ की बल्कि ओनरशिप भी लेते हैं। मियाँ साहब खास तौर पे, बड़े मियाँ साहब, मोदी जी के साथ उनके साथ जो उनके अपने टर्म्स रहे हैं वो, और अब जब हम देख रहे हैं कि छोटे मियाँ साहब हैं, तो उसमें कुछ ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट वाला एक फैक्टर यूज़ करके हम कुछ डिप्लोमेसी कर सकते हैं कुछ मामला को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं जी, हर गवर्नमेंट करती है। हमारी कोई भी गवर्नमेंट आप ले लो, हमेशा उसका एक इंसेंटिव या उसका एक रवैया रहा है कि हम दोस्ती चाहते हैं हिंदुस्तान से। हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या? 1947 से फेयर प्ले, ट्रैंक्विलिटी एंड पीस इन द रीजन, ये हमारी बेसिक फॉरेन पॉलिसी है। बिल्कुल हम एक चीज इसको मानते हैं, ये दहशतगर्द आए हैं अफगानिस्तान से और इन्होंने पाकिस्तान का भी बेड़ागर किया है। मैं कहूँगा शायद कोई और मुल्कों में ये जाके करते हैं, मिडिल ईस्ट में क्या करते हैं। हिंदुस्तान एक चीज को एक्सेप्ट करने से तैयार नहीं है। अब आपने सियासत का सवाल किया है, मैंने खुद डेविड इलियास, जो कि फलस्तीनी जू है, यहूदी है, मैंने उसका इंटरव्यू लंदन में किया और उसने कहा कि पाकिस्तान का ऑन फोरेंसिक एविडेंस पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये मुंबई अटैक्स ये लगे हुए इसके अंदर। इन्होंने खुद सब कुछ करवाया है और ब्लेम किस पर डालते हैं? पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज वो हमारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। अब आपका जो सवाल है, इसको कौन करेगा? इनको एक ही करेगा, अवाम। इनकी अवाम को चाहिए ऐसे जो लोग हैं एक्सट्रीमिस्ट, इनको ना करें। और ये जो अब हम बात कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अनपढ़ पढ़े लिखे जाहिल जो है वो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर है। और यार कभी आप अपने नेबर्स के साथ भी सारी उम्र लड़ सकते हो। बिल्कुल, क्या बातें कर रहे हैं लोग। आगे बढ़ना पड़ेगा। हैदर साहब, अभी अगर कामयाब, अल्लाह करे, हम सबकी दुआएं हैं, जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी वाला इवेंट है ये कामयाबी से हो जाए। अभी जो जितनी भी टीम्स आई हैं कामयाबी से हमने उनको होस्ट किया। अगर ये कामयाबी से इवेंट हो जाता है, उसके बाद क्या आपको लगता है कि आर देयर एनी चांसेस कि इंडिया इसको रिविजिट करेगा आगे के लिए लेकर, ये जो हमने हाइब्रिड मॉडल वाला बनाया मामला, या आईसीसी का आएगा उसके ऊपर? मुझे नहीं लगता है। देखिए, ये हाइब्रिड मॉडल जो है ना, ये मजबूरन बना है। ये भी इंडिया ने बड़ी मुश्किल हालात में इसको शायद एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और अब ये हाइब्रिड मॉडल पे हो तो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बायलैटरल क्रिकेट कभी शुरू हो सकेगी पाकिस्तान की अगले 4-5 साल में। मुझे, जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे, इस हुकूमत में, तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं अभी 2 महीने पहले इंडिया में था, वहाँ पे यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी 100 ईयर्स की उनकी सेलिब्रेशंस थी, उन्होंने इन्वाइट किया था। तो वहाँ मैं जब लोगों से बात की, वहाँ पे वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ के प्लेयर्स, वहाँ के एक्स प्लेयर्स, वहाँ की अवाम, पब्लिक, सब पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। वो हम इतना पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं जानते जितना इंडियंस जानते हैं। वो हमें बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने आज ये किया, उसने ये किया, यानी इतना क्लोजली देखते हैं। लेकिन ये जब तक ये हुकूमत वहाँ पे ना, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी बायलैटरल सीरीज की तरफ हम कभी जा सकेंगे। बल्कि ये हाइब्रिड मॉडल जो बन गया है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा ये मॉडल बना कैसे है। ये मीर साहब ने जैसा कहा ना कि एक टीम उधर, एक, ऐसा लगता है कि अब 2 ग्रुप बनाए जाएंगे और 2 ग्रुप बना के 4 टीमों को दुबई, क्योंकि लॉजिस्टिक मसाइल भी तो होंगे ना। आपने 15-20 मिनट क्रिएट होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। मेरे ख्याल से टीमें जो है वो मुतालबा, अच्छा उसके साथ अफगानिस्तान, उसकी कोई हैसियत नहीं दुनिया में, वो भी फैल रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आपको पता है ये बस सिर्फ इंडिया नहीं, अफगानिस्तान भी पर फैला रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए ऐसा लगता है कि 2 ग्रुप बनेंगे और 2 ग्रुप में एक ग्रुप वहीं दुबई में पड़ा रहेगा और एक ग्रुप यहाँ पाकिस्तान में रहेगा, और एक का फाइनल जो है फिर कहीं पे जाकर। चले, मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मीर साहब। हाँ, ये हैदर ने जो बात की है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप देखो कि इंग्लैंड के फैंस, बाकी टीमों के फैंस, क्या वो मैच खेलने वो कहीं जहां भी है थर्ड वेन्यू वहां जाएंगे? फिर उनका एक्सपेंस देखो, फिर उनका होटलिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस देखो। ये इन्होंने कितनी मुसीबतें डाल दी इंडिया ने कि अपने फैंस को कहां ये लेके जा रहे हैं। I mean, just imagine. Such a bad idea. Exactly. चलें, थैंक यू सो मच। आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक खबर आई जिस पर हम सभी हैरान थे कि इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई है। अब हम उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। खबर आपसे शेयर करते हैं कि सिंध की तकरीबन 3 मिलियन से ज़ायद गाड़ियाँ, यानी 30 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ हैं, जिनको 3 अप्रैल 2025 तक की डेडलाइन दी गई है
कि इस डेडलाइन तक आपने अपनी नंबर प्लेट जो है वो रिप्लेस करवा देनी है। अब नंबर प्लेट रिप्लेस करवाने के पीछे सिंध गवर्नमेंट का क्या मोटिव हो सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि हर बंदे को जो 2450 रुपये पे करने पड़ेंगे अपनी नंबर प्लेट रिप्लेस करवाने के लिए, और साथ ही साथ जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसमें तो इतनी मैन पावर नहीं है जो मैं पढ़ रही थी इस हवाले से, तो वो किस तरह से 3 माह के अंदर अंदर इस मामले को डील करेगा। और ये भी कहा जा रहा है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि इससे 7.35 बिलियन यानी 7 अरब रुपये से ज़ायद का जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है और कैसे ये सारी चीज़ों को मामला को देखा जाएगा? हमारे नुमाइंदे हैं कराची से, गाजी झंडरी साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया गाजी साहब। ये ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या खबर है, बेसिकली ये समझाएं। ना बिल्कुल, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि 3 अप्रैल तक को सिंध भर में जो भी गाड़ियां कमर्शियल और नॉन कमर्शियल चल रही हैं उनकी न सिर्फ नंबर प्लेट चेंज करेंगे बल्कि उसके साथ उन्होंने एक और नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें वो चाह रहे हैं कि जो गाड़ियों के पहले फाइल होते थे उन फाइल्स को, बुक्स को अब वो तब्दील करेंगे 3 अप्रैल तक स्मार्ट कार्ड में। और स्मार्ट कार्ड की जो उन्होंने फीस रखी है वो 1600 रुपए पर बुक रखी है। इससे फायदा क्या होगा ये स्मार्ट कार्ड से? जी, फायदा वो डिपार्टमेंट का ये मौक़िफ़ है या उनका ये ख्याल है कि जो गाड़ियां अभी तक यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे आमतौर पे ये होता है कि पहला जो उस गाड़ी का ओनर होता है 5वें ओनर तक गाड़ी चली जाती है, लेकिन गाड़ी की जो ओनरशिप होती नहीं होती। तो डिपार्टमेंट के पास जो सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन है वो ये है कि क्राइम को रोकने के लिए और जालसाजी को या चीटिंग को रोकने के लिए गाड़ी जो चल रही है सड़क पे वो ओरिजिनल ओनर के नाम पे होनी चाहिए, इसलिए वो उसको बुक से स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो उन्होंने नंबर प्लेट के कलर चेंज करने और हर जो निजी गाड़ी है वो कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो उनके कलर्स अलग अलग मुतारिफ कराए हैं और हर नंबर प्लेट के 2450 रुपए फीस मुकर्रर की है। उसमें भी उनकी यही जस्टिफिकेशन है कि गाड़ियां नए सिरे से रजिस्टर्ड होंगी और सारी जो गाड़ियां होंगी उनमें जो चीटिंग है या जो क्राइम में यूजेज है उसको रोका जा सकेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है एक्साइज डिपार्टमेंट का, जिसमें मजमूई तौर पे अगर छोटी गाड़ियां आप उनमें शामिल करें आमना, तो ये एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना है कि 88 लाख गाड़ियां हैं मजमूई तौर पे सिंध में, जिनमें बड़ी गाड़ियां, कमर्शियल गाड़ियां और हम छोटी जो गाड़ियां यूज करते हैं 4 व्हील, उसके अलावा बाइक, रिक्शा शामिल है। 88 लाख गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और उनको नंबर प्लेट तब्दील करने के लिए सिर्फ 3-3.25 महीने का टाइम दिया गया है। एस्टिमेशन लगाई जाए 28,000 जो है पर डे हर गाड़ी को डील करना पड़ेगा। ये 28,000 गाड़ियां बनती हैं मजबूरी तौर पे या उसके जो ओनर्स बनते हैं, किस तरह से करेंगे? उनमें से 65 लाख गाड़ियां तो बताया जा रहा है, कराची पुलिस चीफ का कहना है कि सिर्फ कराची में चल रही है। तो जो डिपार्टमेंट की कैपेसिटी है वो यकीनन लिमिटेड है। पहले से लोगों को शिकायत होती है एक्साइज डिपार्टमेंट में कि महीनों तक वहां पर फाइल पड़े होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या नंबर प्लेट की तब्दीली के लिए। लेकिन अभी आज जो मेरी बात हुई है एक्साइज डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अफसरान से, उनका यह कहना है कि उन्होंने नंबर प्लेट काफी हद तक पहले से तैयार करवा के रखी हुई है और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो लोग आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है डिपार्टमेंट का, जो बहरहाल एक्साइज डिपार्टमेंट। अच्छा गाजी झंडीर साहब, ये बताइएगा, ये भी कहा जा रहा है कि जो नंबर प्लेट्स होंगी इसमें मुख्तलिफ फीचर्स होंगे, एल्यूमिनियम शीट्स होंगी, बार कोड होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर दैट कुड ईजिली बी रेड ऑन रेड इवन ड्यूरिंग नाइट टाइम। ये बड़े अच्छे, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसका फ़ायदा भी होगा, जो आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी है इसका मकसद। लेकिन डिपार्टमेंट का जो इरादा है हम ना, वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ क्राइम में जो गाड़ियां यूज होती हैं, बात पता चलता है कि उनका जो ओनर है उसने 5 साल पहले गाड़ी बेची हुई थी, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, तो बहुत मुश्किल होती है। और इस तरह जो गाड़ियां टैक्स पेड नहीं है, अब जब जो लोग अपनी गाड़ी के पेपर्स रजिस्टर्ड कराने आएंगे या जो बुक है रवायती उसको अब स्मार्ट कार्ड में चेंज कराने आएंगे, तो यकीनन जो गाड़ी के सारे टैक्सेस होंगे वो क्लियर होंगे और ओनर क्लियर होगा। और क्विकली बस ये बताइएगा, इम्प्लीमेंटेशन आपको लग रही है कि ये आसान होगी, डुएबल लग रहा है आपको ये फैसला? 3 अप्रैल डिपार्टमेंट ने जो डिसीजन किया है उनका कहना है 3 अप्रैल तक ये रियायत है। 3 अप्रैल के बाद जो भी गाड़ी नॉन रजिस्टर्ड होगी या उसकी जो नंबर प्लेट है वो मुतल्लिका SOP के मुताबिक नहीं होगी तो उनके खिलाफ जुर्माना होगा और गाड़ी के पेपर सारा जब्त किए जाएंगे। लेकिन लगता बहरहाल ये बहुत मुश्किल है। डिपार्टमेंट का ये डिसीजन है 80 लाख गाड़ियों
की न सिर्फ नंबर प्लेट की जाएंगी, मुश्किल है, लेकिन वही ना डेडलाइन को शायद ये आगे ले जाएं इस मामले को लेकर। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ गाजी जंडीर हमारे साथ थे, कि अब गाड़ी होगी उसके साथ ऊपर फीचर किया गया सिंधी अजरक को, क्योंकि वो सिंध को रिप्रेजेंट करेंगी गाड़ी की, ये जी सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं। थैंक यू सो मच गाजी जंडीर हमारे साथ इस खबर पर। और जाते जाते आपको ये बताएं कि अगर आप नए साल में बरतानिया या यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो कमर कस लें, क्योंकि वैसे तो पहले भी इन ममालिक का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन आने वाले साल से बरतानिया और कई दूसरे यूरोपीय ममालिक के सफ़र में एक इजाफी शर्त आयद की जा रही है। वो ये कि बरतानिया का सफ़र करने वाले लाखों मुसाफिरों को जल्द ही बरतानिया की सरजमीन पर कदम रखने से पहले ऑनलाइन इजाज़त के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, चाहे वो वहाँ जा रहे हों या सिर्फ वहाँ से गुजर रहे हों। 8 जनवरी 2025 से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर गैर यूरोपीय ममालिक के मुसाफिर जिन्हें फ़िलहाल बरतानिया में मुख्तसर क़याम के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें भी बरतानिया में दाखिले के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी हासिल करने की ज़रूरत होगी। और ये इजाज़त एक ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए हासिल की जाएगी, जिसकी फ़ीस 10 पाउंड या तकरीबन $13 अमरीकी होंगे। पर हमने आपके सामने रखी। जाते जाते प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।